फ्रेंड्स, मैं शारदा सानवी आज अपने इस YouTube चैनल पर आपको जानकारी दे रही हूँ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा 2021 में जो आयोजित होने वाली परीक्षा है, 10th बोर्ड की परीक्षा, उसके अंदर हिंदी के पाठ्यक्रम में क्या कुछ नया बदलाव आया है, किस तरीके से पेपर आएगा और किस तरीके से बच्चों को पेपर अटेंड करना है, इस संबंध में पूरी जानकारी। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। तो हम प्रारंभ करते हैं इसकी जानकारी कि इस बार जो प्रश्न पत्र आएगा 2021 के लिए वो किस प्रकार का होगा। देखिए बच्चों, जो आपके पास में पहले प्रश्न पत्र आता था वो हमेशा 4 खंडों में विभाजित होता था, A, B, C और D। लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से कुछ तो एक तो सिलेबस भी आपका जो कम किया गया है, रिड्यूस किया गया है, वो है 40% का सिलेबस, जिसकी भी मैंने PDF बना दी है। मतलब जो उसका एक वीडियो बना करके मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो 5 खंड किए गए हैं, इस बार परीक्षा के लिए 5 खंड किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को भी स्थान दिया गया है इस बार, जो हमेशा नहीं आते हैं लेकिन इस बार आएंगे। तो इसके लिए भी मैं आपको सारा बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने प्रश्न पत्र पर, जो आपका प्रश्न पत्र है उसके ऊपर नामांक, रोल नंबर जरूर से लिखें। जो भी प्रश्न करने हैं उनको सबको अटेम्प्ट करना है। जिनमें ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ में एक क्वेश्चन में अगर 2 क्वेश्चन साथ में दे रखे हैं तो उनको एक साथ ही अटेंड करना है। क्वेश्चन का कोई भी भाग जिसके अंदर, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें 2 भाग दे रखे हैं, क और ख, तो क और ख का आंसर एक साथ में ही लिखना है। पहले क का आंसर लिखना है, फिर ख का आंसर लिखना है। ये भी बहुत जरूरी है। मैंने आपको बता ही दिया, इस बार जो आपके पास में पूरा पेपर है वो 5 खंडों में डिवाइड होगा। पहला जो खंड होगा वो आपके पास में, उसके अंदर कुल टोटल में आपके पास में होंगे 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आपके पास में 10 क्वेश्चन अलग से होंगे। पहला क्वेश्चन होगा, उसके अंदर 10 क्वेश्चन, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। फिर होंगे 2 से 11 तक, सब एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से आपके पास में कुल टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के, एक नंबर का। तो पहला खंड होगा जो आपके पास में, एक खंड होगा वो 20 नंबर का। दूसरा खंड होगा 12 से 19 क्वेश्चन का, 8 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चंस की संख्या होगी 8 और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। और इस तरीके से ये जो आपका सेक्शन बनेगा ये होगा 16 नंबर का। खंड सी होगा आपके पास में 20 से 23 नंबर का। ये होगा 20 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन, इस प्रकार 4 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का अंक होगा 4 नंबर और इस तरीके से ये 16 नंबर का क्वेश्चन होगा। खंड डी में आपके पास में 24 और 25 2 ही क्वेश्चन होंगे और 5-5 नंबर के 10 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। खंड ई में आपके पास में 26 से 28 तक के 3 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन होगा आपके पास में 6 नंबर का। तो ये होगा आपके पास में 18 नंबर का पेपर। अब हम बात करेंगे, देखिए जो खंड ए की बात आती है, खंड ए में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किन पर आधारित होंगे और किस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपके पास में अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जो आपके पास में परीक्षा होगी वो हमेशा की तरह से ही 3 घंटे 15 मिनट की परीक्षा होगी। जो समय होगा आपके पास में 3 घंटे 15 मिनट का ही। पूर्णांक 80 नंबर होंगे। 80 नंबर में को 80 नंबर के अनुसार पेपर को बांटा हुआ होगा और 20 नंबर जो होते हैं शतरंग के, वो स्कूल से भेजे जाएंगे, वो होंगे। उसके अंदर देखिए मैं आपके पास में बता रही हूँ खंड ए में, खंड अ, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन, मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। इस तरीके से इन चारों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन सही है वो लिखना है। बेखबर शब्द में कौन सा समास है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस प्रकार से समास से संबंधित क्वेश्चन आ रखे हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध शब्द वो छांटना आना चाहिए। तो ये आपको फोकस रखना है समास के ऊपर, शुद्ध अशुद्ध शब्द के ऊपर। फिर देखिए एक क्वेश्चन आ रखा है, कामायनी किस कवि का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है।
सूरदास, नागार्जुन, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों इसका आंसर है आपके पास में जयशंकर प्रसाद। तो इसको आपको जयशंकर प्रसाद करके वहां पर अपनी कॉपी में ही इसका आंसर लिखना है, जयशंकर प्रसाद। रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ? तो परशुराम की प्रतिज्ञा है, रेणुका है, रसवंती है, उर्वशी। तो उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर उर्वशी आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये 10 क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, ये आपके पास में 10 क्वेश्चन आ गए, पहले ही क्वेश्चन के 10 भाग। फिर आगे देखिए आपके पास में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पंक्ति में दीजिए। जो आपके पास में 2 से लेकर के 8 तक, 2 से लेकर के 11 तक प्रश्न जो आएंगे आपके पास में, कुल टोटल 9 क्वेश्चन, ये भी एक एक नंबर के क्वेश्चन है। देखिए अच्छी तरीके से, सूरदास के एक प्रामाणिक काव्य ग्रंथ का नाम, लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों से किसकी क्रोधाग्नि बढ़ रही थी? एक एक शब्द के हैं केवल, ये इनका एक एक शब्द या एक एक लाइन के क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन। रानी लक्ष्मीबाई बचपन में कौन सा खेल खेलती थी? त्रिपिटक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। ईर्ष्या से बचने का उपाय लेखक ने क्या बतलाया है? ये बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ। तो मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ भी आपको अच्छी तरह आने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास में लोकोक्ति का अर्थ लिखने का आ गया। इसके साथ साथ में बच्चों 3 इस बार रिक्त स्थान भी दे रखे हैं। तो ये 3 रिक्त स्थान का जो है वो पैटर्न हर पेपर में जाएगा आपके पास में, चाहे हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे गणित का हो, चाहे सामाजिक का हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे संस्कृत का हो। तो ये 3 खाली स्थान आपके हर पेपर में आने वाले हैं। ये होता है आपके पास में खंड ए। अब मैं बता रही हूँ आपके खंड ब के बारे में। खंड ब में आपको क्या करना है? खंड ब में प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 नंबर का, कोई ऑप्शन नहीं होगा। 8 के 8 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। ये होंगे आपके पास में 16 नंबर के सारे प्रश्न अधिकतर किताब से संबंधित, बुक जो आपके पास में क्षितिज बुक है उससे संबंधित, उसके लेसन से संबंधित। जो लेसन हट गया है, जो लेसन सरकार द्वारा काट दिया गया है बोर्ड द्वारा, उसको आपको अध्ययन नहीं करना है। उसके अलावा जो आपके पाठ हैं उनका अध्ययन करना है। तो इसमें तो मॉडल पेपर है क्योंकि बोर्ड द्वारा ही जारी है, लेकिन इसमें इन्होंने ध्यान नहीं रखा है। जो पाठों के जो पाठ काट दिए गए हैं उनके भी क्वेश्चन इसमें लिखे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बोर्ड द्वारा जो लेसन्स को काट दिया गया है, जिन अध्याय को काट दिया गया है, उनका आपको अध्ययन नहीं करना है। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और इनका आपको पूरे ही सारे के सारे 8 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। खंड ब इस तरीके से आपके पास में 16 नंबर का होगा। अब आपके पास देखिए बच्चों जो आया है खंड स, इसके अंदर आपके पास में अपठित पद्यांश दिया जाएगा, जिसमें 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, 2 आपके पास में पद्यांश दिए जाएंगे, जिसमें से आपको उन पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन क्वेश्चन का आंसर लिखने होंगे। 2 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन होगा आपका पास में 2 नंबर का, जिसमें एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा शीर्षक से संबंधित कि पद्यांश का क्या शीर्षक है ये बताइए, और कोई शब्द दे दिया जाएगा, उसका अर्थ भी पूछा जा सकता है। और जो आपके पास में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसका उस पद्यांश की मूल भावना क्या कहना चाहता है, वो उसका भाव क्या है, वो लिखना होगा आपके पास में। तो इस तरीके से ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, कोई एक आपको करना होगा। तो ये आपके पास में आता है खंड सी में। खंड सी में ही फिर आपके पास में 4 नंबर के देखिए क्वेश्चन आएंगे 3 और 21, 22 और 23, जिसमें आपके पास में पाठ्य पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन आएंगे 6 क्वेश्चन होंगे 4-4 नंबर के, जिसमें से आपको केवल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दे रखे होंगे। जैसे देखिए 21वां क्वेश्चन है आपके पास में, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर लक्ष्मण के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। या तो ये क्वेश्चन करिए, या फिर अथवा में भ्रमर गीत प्रसंग के आधार पर गोपियों के कृष्ण के प्रति उनके प्रेम का वर्णन कीजिए, या फिर ये करिए। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है 4 नंबर का। इसके बाद में देखिए ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है, कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। या तो ये क्वेश्चन करना है, या फिर इसके साथ में एक और क्वेश्चन आ रखा है, द्विवेदी जी ने महिला शिक्षा के समर्थन में कौन कौन से तर्क दिए हैं, पाठ के आधार पर लिखिए। स्त्री शिक्षा के कुतर्कों का खंडन, ये है जो पाठ है, इसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन है, 2 में से एक आपको अटेंड करना है। इसी तरीके से देखिए 23 नंबर क्वेश्चन जो आपके पास में संबंधित होगा साहित्यकारों का जीवन एवं कृतित्व से संबंधित जो क्वेश्चन होगा, उसके अंदर भी आपके पास में लेखक और कवि दोनों आ सकते हैं, और दोनों ही लेखक भी आ सकते हैं और दोनों ही कवि भी आ सकते हैं।
तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। कई बार बच्चे कह देते हैं कि मैडम केवल हम लेखक याद कर लें, कवि याद ना करें, तो ऐसे भी भ्रम में नहीं रहना है बच्चों। आपको लेखक भी याद करने, आपको कवि भी याद करने, बोर्ड है किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन दोनों दो ऑप्शन जरूर देगा, ये बात जरूर है, दो ऑप्शन जरूर देगा, आपको करना एक ही होगा। ये होगा आपके पास में 4 नंबर का। अब हम चलते हैं बच्चों खंड डी यानी कि द में, चौथे खंड में, जिसमें एक हमारे पास में क्वेश्चन होगा 5 नंबर का यातायात से संबंधित, जिसमें आपके पास में यातायात चिन्ह दे रखे होंगे और उनका सांकेतिक अर्थ मतलब जो दे रखा होगा और उसका विश्लेषण बताना है कि वास्तव में ये संकेत किस यातायात चिन्ह का है। तो इस तरीके से ये 5 नंबर का 5 चिन्ह दे रखे होंगे और 5 ही नंबर का ये क्वेश्चन होगा। इसके साथ में नियम से संबंधित भी एक क्वेश्चन हो सकता है जो आपके पास में अथवा में आएगा। यातायात साधनों के संचालन नियमों का पालन करना क्यों अनिवार्य है? सही प्रकार से यदि वाहन न चलाया जाए तो होने वाली समस्याओं व दुर्घटनाओं पर प्रकाश डालिए। एक ये क्वेश्चन हो गया। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी खंड में 25 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर देखिए पत्र है, 2 पत्र हैं जिनमें से आपको एक पत्र करना होगा, ये भी 5 नंबर का। तो इस तरीके से आपके पास में 10 नंबर का ये खंड द ये हो गया आपके पास में। तो ये आपके पास में 10 नंबर का ये खंड डी हो गया। अब हमारे पास में लास्ट खंड बचा है खंड ई, जिसको जो है कुल 18 नंबर का, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि उसको आपको किस तरीके से अटेंड करना है। देखिए बच्चों, खंड ई यानी कि लास्ट खंड, जो पेपर का आपके पास में अंतिम खंड आएगा वो खंड ई आएगा 18 नंबर का, जिसमें आपके पास में निबंध आएगा। निबंध में भी आपके पास में 4 चॉइस होंगी, यानी कि 4 विकल्प दिए होंगे, उन 4 विकल्पों में से एक निबंध आपको लिखना होगा। 4 विकल्प जो दिए होंगे उनके भी आपके पास में 4 पॉइंट दे रखे होंगे, 4 बिंदु दे रखे होंगे, उन बिंदु वार में आपको निबंध लिखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं अपनी होशियारी में कि चारों के चारों निबंध वो लिख देते हैं, चाहे आधा पेज में लिखें चाहे 1 पेज में लिखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 6 नंबर का निबंध है, आपको केवल एक ही निबंध लिखना है। 6 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम बोर्ड की कॉपी के 2 से 2.5 पेज भरने होंगे। तो जो आपके बिंदुवार दे रखे हैं उन बिंदुओं को लेकर के आपको निबंध लिखना होगा। देखिए जैसे मैं बता रही हूँ, भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण, इसका पहला बिंदु है प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो हम लिखने जा रहे हैं उससे संबंधित थोड़ी भूमिका बांधनी होती है। फिर आता है वृक्ष संरक्षण, किस तरीके से करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं, वो सब कुछ। फिर आता है नदी और पर्वत संरक्षण, इन दोनों के ऊपर लिखना है, दोनों को अलग अलग पैराग्राफ बना करके भी लिख सकते हो, एक ही पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। फिर आता है उपसंहार। उपसंहार में आपको जो आपने लिखा है उसका लिखना होता है, उसका सार लिखना होता है। निबंध में जो आपने लिखा है पूरा ऊपर 2-3 पॉइंटों में, उसका सार आपको उपसंहार में लिखना होता है। देखिए आपके पास में एक निबंध है भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण, दूसरा निबंध है यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तीसरा निबंध है इंटरनेट वरदान या अभिशाप, चौथा निबंध है आपके पास में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन 4 निबंधों में से केवल एक ही निबंध आपको करना है 6 नंबर प्राप्त करने के लिए। 27 नंबर जो आपके पास में क्वेश्चन है वो है आपके पास में आपकी किताब से संबंधित जो पद्यांश और गद्यांश की व्याख्या। तो व्याख्या में भी बच्चों आपके पास में 3 ऑप्शन आएंगे, यानी कि 3 विकल्प आएंगे। 3 विकल्पों में से आपको केवल मात्र एक ही व्याख्या करनी है। 2 और 4 देखो यहाँ पर बांटा हुआ है, डिवाइडेशन किया हुआ है 2 + 4, यानी कि 1 नंबर ऊपर जो हम सप्रसंग का लिखते हैं, प्रसंग का लिखते हैं, फिर नीचे हम लिखते हैं विशेष का वो, और बीच का भावार्थ 4 नंबर का। तो इस तरीके से ये बांटी हुई है। देखिए प्रसंग पहला है मेरे जीवन का है, यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहा मृत्यु है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा है यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो ये कविता ये आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता है। ये देखिए प्रसाद तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखिए सागर, ये प्रभो कविता का है जयशंकर प्रसाद का। ये भी देखिए उषा की लाली में अभी से गए निखर, हिमगिरी के कनक शिखर, आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली छवि देखता रह गया अपलक कवि। ये उषा कविता है, उसका जो है उसका पद्यांश है, उसमें से पद्यांश लिया गया है। तो आपको जब पद्यांश की या गद्यांश की व्याख्या करते हैं बच्चों, तो सब प्रसंग में आपको प्रसंग में क्या लिखना होता है, अपनी पुस्तक का नाम चित्रित से लिया गया है, कौन से चैप्टर से कौन से अध्याय से लिया गया है, और उस
अध्याय के राइटर कौन है, उस चैप्टर के राइटर कौन है, लेखक कौन है, ये सब आपको लिखना होता है। ये होता है आपके सब प्रसंग सहित हो जाएगा। और फिर आप जो व्याख्या करने चाह रहे हैं उसके अंदर कुछ जो विशेष बात है वो लिखनी होती है पहले प्रसंग में। तो यह आपके पास में हो जाता है प्रसंग। फिर उसके बाद में उसको पढ़ करके उसका जो भावार्थ करते हैं वो हो जाता है। उसके बाद में जो लास्ट का आता है आपके पास में विशेष, एक और भाग आता है सब प्रसंग व्याख्या में ही, एक लास्ट में आता है हिंदी में विशेष आता है, जिसमें आपने व्याख्या की है उसमें आपको क्या विशेष लगा वो, उसके बाद में उसकी भाषा शैली, उसके अंदर कौन से अलंकारों का प्रयोग किया गया, ये सब कुछ लिखना होता है। भाषा की लयात्मकता, गत्यात्मकता कैसी है, ये सब कुछ लिखना होता है। ये जरूरी होता है। ये इनके सबके नंबर डिवाइडेशन होते हैं। इसलिए व्याख्या में आपको 3 पॉइंटों में व्याख्या करनी है। सब प्रसंग यानी कि प्रसंग सहित प्रसंग हो गया, उसके बाद में भावार्थ हो गया, उसके बाद में विशेष हो गया। इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके पास में आएगा वो आएगा 28 नंबर क्वेश्चन, गद्यांश की व्याख्या करनी, सप्रसंग गद्यांश की व्याख्या करनी। ये भी आपके पास में बच्चों 6 नंबर का ही क्वेश्चन होगा, जिसमें आपके पास में 3 देखिए 3 विकल्प है, 1, 2 और 3। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा 3 विकल्प है। इसमें से आपको करना केवल एक ही व्याख्या होगी, सप्रसंग करनी होगी। कौन से पाठ में से आई है, पाठ का नाम क्या है, पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है, इसलिए अभी से ही याद करना शुरू करिए। उसके बाद में आप इसको व्याख्या करने के लिए आपको पैराग्राफ को एक बार सरसरी तौर पर पढ़ना है, उसके बाद में दोबारा पढ़ना है, उसके बाद में तीसरी बार पढ़ना है। तीसरी बार पढ़ करके आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उस पैराग्राफ को पढ़ करके उसको अपनी लैंग्वेज में लिख करके लिखना है। जितनी लाइनें दे रखी हैं उससे जस्ट 3 गुनी कर लो। 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें दे रखी हैं तो आपको तकरीबन 10 से 12 लाइनों में इसको व्याख्या करनी है। तो आप जब व्याख्या करेंगे तब आपका इसका विस्तारित रूप 10 से 12 लाइनों में हो जाना चाहिए, तकरीबन इतना मान करके चलिए। तो ये मैंने आपको आपके पूरे पाठ्यक्रम के बारे में, हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में कि हिंदी में किस तरीके से पेपर आने वाला है और किस तरीके से आपकी रणनीति होनी चाहिए पेपर को तैयार करने की, पेपर में अच्छे मार्क्स गेन करने की। और बच्चों सबसे जरूरी बात ये है कि जब हमने एक खंड को शुरू किया है, यानी कि एक खंड को शुरू किया है तो एक खंड पहले पूरा का पूरा हो जाना चाहिए आपकी कॉपी में। एक खंड पूरा का पूरा हो जाएगा, उसके बाद में ही आपको बी खंड चालू करना है, फिर बी खंड को खत्म करना है, फिर सी खंड को चालू करना है। आप खंडों में हेर फेर कर सकते हैं, सी खंड आप पहले कर सकते हैं, डी खंड आप पहले कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉपर तरीके से आता है वो खंड आप पहले जरूर कर सकते हैं, लेकिन पहले एक खंड पूरा का पूरा करेंगे, उसके बाद में ही दूसरा खंड चालू करेंगे। ये बात बहुत जरूरी से ध्यान में रखने की है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी पढ़ाई के लिए, आपको अच्छे नंबर गेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसी आशा के साथ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, पूरा देखेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे कैसा लगा कैसा नहीं लगा और मुझे क्या अच्छा करना चाहिए अपने वीडियो को क्वालिटी के लिए और क्या बोलने में क्या करना चाहिए। इस बात के साथ में आज आपसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरे एक वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।